हेलो स्टूडेंट। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का बायोलॉजी। ठीक है। चैप्टर नंबर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है। नाम क्या है? जेनेटिक्स, वंशागति व विविधता के सिद्धांत। बच्चों इससे पहले एक और चैप्टर होता है जेनेटिक्स का जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति का आणविक आधार। दो चैप्टर होते हैं जेनेटिक्स में। हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वंशागति व विविधता के सिद्धांत। यह चैप्टर बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जीनेटिक्स के बारे में। ठीक है। मेंडल के जो नियम है मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से जो लक्षण होते हैं पैतृक से यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग मेंडल के बाद यानी कि पोस्ट मेंडलिज्म के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस में जैसे हम लोग पढ़ेंगे इनकम्प्लीमेंट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील। ठीक है। लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे। फिर ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन जेनेटिक्स वंशावली, जैसे अगर हम बात करेंगे पेडिग्री बोलते हैं जिसको, उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है। इसको अगर यह एक कंसेप्चुअल चैप्टर है और इसको अगर एक बार आप पढ़ लिए, ठीक है ना, एक बार आप पढ़ लिए कि किस तरह से, ठीक है ना, पेरेंट्स का क्रॉस कराया जाता है और विभिन्न प्रकार की वैरायटी की प्रजातियां बनाई जाती हैं, तो आपको ये समझने में बहुत ही आसान होगा। ये बहुत ही आसान चैप्टर है। एक बार आप पढ़ लिए इसको, फिर भूलने में बहुत दिक्कत होगी, भूल नहीं सकते आप। ठीक है। बच्चों हम शुरू करेंगे इस चैप्टर को। तो अगर हम बात करेंगे जो जीनेटिक शब्द है, जो जीनेटिक टर्म है, सबसे पहले किसने दिया था? तो उस वैज्ञानिक का नाम है डब्ल्यू बैटसन। नाम क्या है? जीनेटिक्स टर्म वाज गिवन बाय डब्ल्यू बैटसन। ठीक है। फिर हम लोग आनुवांशिकी यानी जीनेटिक्स की परिभाषा पढ़ेंगे। जीनेटिक्स की अगर बात करेंगे तो जीनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन का कलेक्टिव स्टडी। हेरिडिटी लिखा है आनुवांशिकता व विभिन्नताओं का सम्मिलित अध्ययन। आनुवांशिकता का मतलब हेरिडिटी और विभिन्नताओं का मतलब वेरिएशन। ठीक है ना। इसका जो सम्मिलित अध्ययन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी या फिर जीनेटिक्स बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें बच्चों, एक मेल एलिफेंट और एक फीमेल एलिफेंट का जब क्रॉस कराया जाता है तो हमेशा जो ऑफस्प्रिंग आएगा या फिर जो संतति आएगी, संतान जो बनेगा वो भी क्या होगा? एलिफेंट ही होगा, वो कभी गधा नहीं हो सकता है। ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पेरेंट्स थे, मेल एलिफेंट था और जो फीमेल एलिफेंट थे, उनके जो कैरेक्टर थे, जो लक्षण थे, वही क्या होते हैं? उनके संतान में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है। तो वहां पे हम देख रहे हैं आनुवांशिक लक्षणों का पैतृकों से संततियों में स्थानांतरण का अध्ययन। आनुवांशिक लक्षण का मतलब जो लक्षण जीन से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। जीन से प्राप्त होने लक्षण आनुवांशिक लक्षण। ये जो आनुवांशिक लक्षण, जैसे अगर हम बात करेंगे हाथी का, मेल हाथी और फीमेल हाथी का जब क्रॉस कराया गया तो जो संतान पैदा हुआ वो क्या हुआ? हाथी हुआ। कहने का मतलब पैतृक से जो कैरेक्टर थे, जो लक्षण थे, वो क्या हुए? संतान में ट्रांसफर हुए। ठीक है ना। कहा जाता है लाइक बिगेट्स लाइक, जो जैसा है वैसा ही संतान पैदा करता है। मानव का संतान मानव ही होगा, हाथी का संतान हाथी ही होगा। ठीक है ना। क्योंकि कैरेक्टर क्या होते हैं? कैरेक्टर ही ट्रांसफर होते हैं पैतृक से संतान के अंदर। यही तो वजह है कि जो संतान होती है, ठीक है ना, वो सिमिलर होती है किसके? पेरेंट्स के। जो संतान होगा, आप स्प्रिंग होगा, वो क्या होता है? पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। रीजन यही है कि उनके कैरेक्टर क्या होते हैं? संतान में आप स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे हेरिडिटी, आनुवांशिक लक्षणों का पैतृक से संततियों में हस्तांतरण का अध्ययन। ठीक है ना। आनुवांशिक लक्षणों का किस तरह से आनुवांशिक लक्षण पैतृक से संतान में जा रहे हैं, पेरेंट्स से संतान में जा रहे हैं, उसी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। किस तरह से, ठीक है ना, पेरेंट्स से जो लक्षण है संतान में जा रहे हैं, उनके बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं, उसी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता। कभी कभी क्या होता है बच्चों, जैसे क्या होता है कभी कभी कि पेरेंट्स का हाइट क्या है? बहुत ठीक ठाक है। ठीक है।
और बच्चों का जो संतान उनसे हुआ है, ठीक है ना, उनकी हाइट में डिफरेंस आ जाता है। या तो बच्चों की हाइट छोटी हो जाती है या फिर बच्चों का हाइट बड़ी हो जाती है पेरेंट्स से। तो ये जो हाइट में डिफरेंस आया या फिर कैरेक्टर तो आया हाइट वाला, लेकिन हाइट में क्या हो गया है, डिफरेंस आ गया है। ये जो डिफरेंस आ गया है, लिखा गया है समान जाति के सदस्यों में देखी जाने वाली भिन्नताएँ, ठीक है ना? जैसे मानो कि अगर हम बात करेंगे तो हम सबके सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, हम सबका जीन भी क्या है, सेम है। फिर भी मानव की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना? दुनिया का कोई भी मानव ले लो, फिर भी उसमें क्या होता है, भिन्नताएँ पाई जाती हैं। तो समान जाति के सदस्यों में देखी जाने वाली भिन्नताएँ क्या कहलाती है? वेरिएशन कहलाती है, ठीक है? तो उन सबका रीज़न होता है, क्या रीज़न होता है कि हाइट में जो डिफरेंस आया या फिर हमारे स्किन के कलर में डिफरेंस आ गया या फिर जो बाल है, बाल झुर्रीदार होते हैं या सिर्फ़ सीधे होते हैं, कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर। ये जो वेरिएशन आया है, ये जो विभिन्नताएँ आई हैं, एक ही जाति के यानी कि ह्यूमन स्पीशीज़ हो, चाहे कोई भी जाति हो, उनमें जो भिन्नताएँ देखने को मिल रही हैं, इनका रीज़न है म्यूटेशन हो सकता है, क्रॉस ओवर हो सकता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट, ठीक है ना? तो ये कारण है, म्यूटेशन से भी हो जाता है। म्यूटेशन को उत्परिवर्तनवाद बोलते हैं, ठीक है ना? उत्परिवर्तन बोल देते हैं। क्रॉस ओवर हम लोग पढ़ेंगे, क्या होता है आगे। तो ये जो भिन्नताएँ देख रहे हैं, पेरेंट्स की तो हाइट क्या थी, ठीक-ठाक थी, लेकिन बच्चे क्या हो गए, पेरेंट्स से या तो बहुत छोटे हो गए या फिर पेरेंट्स से क्या हो गए, बड़े हो गए। इनका रीज़न हो सकता है म्यूटेशन, क्रॉस ओवर, ठीक है ना? इनका कारण है। फिर हम लोग देखेंगे वंशागति। बच्चों में एक परेशानी आती है वंशागति और आनुवांशिकता को समझने में। क्या है? जैसे वंशागति में हम लोग देखेंगे जिससे वह प्रक्रिया जिससे आनुवांशिक लक्षणों का पैतृकों से संततियों में स्थानांतरण होता है। ठीक है ना? वह प्रक्रिया, प्रक्रिया क्या है? जैसे आनुवांशिक लक्षण का, ठीक है ना, ट्रांसफर होना, गैमेट बनना और नया संतान, नई पीढ़ी का जनरेशन होना, ये प्रोसेस कहलाता है। दोनों में अगर देखा जाए ध्यान से तो इसमें लिखा गया आनुवांशिक लक्षणों का पैतृक से संततियों में, संतति मतलब संतान में, स्थानांतरण का अध्ययन, यहाँ पे अध्ययन की बात कही जा रही है। जो अनुवांशिक लक्षण है किस तरह से पैतृक से संतानों में ट्रांसफर हो रहे हैं, उसी का अध्ययन क्या कहलाता है, अनुवांशिकता। वह प्रक्रिया, यहाँ पे प्रक्रिया की बात हो रही है, वह प्रक्रिया, प्रक्रिया का मतलब किस तरह से अनुवांशिक लक्षण पेरेंट्स से संतान में जा रहे हैं, गैमेट बन रहा है किस तरह से और किस तरह से नई पीढ़ी या अगली जो जनरेशन है बन रहा है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वंशागति। यानी कि वह प्रक्रिया जिससे अनुवांशिक लक्षणों का पैतृक से संततियों में स्थानांतरण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वंशागति। आसान भाषा में बोलेंगे तो अनुवांशिकता और वंशागति में फ़र्क बस कितने का है। अनुवांशिकता की बात करेंगे तो हम लोग स्टडी करते हैं अनुवांशिक लक्षणों का पैतृक से संतान में जाने का, और वंशागति में ये जो अनुवांशिक लक्षण है किस तरह से जा रहे हैं, जो प्रोसेस है, गैमेट बन रहा है, क्या-क्या हो रहा है, वो सब प्रक्रिया क्या कहलाती है, वंशागति कहलाती है। ठीक है बच्चों, आगे अगर हम बात करेंगे अनुवांशिक लक्षण, ठीक है ना? अनुवांशिक लक्षणों के विकास के लिए निम्न परिस्थितियाँ आवश्यक है। जो कंडीशन है, जो रिक्वायर्ड कंडीशन है, ठीक है ना? कौन-कौन सी कंडीशन है अनुवांशिक लक्षणों के विकास के लिए? यानी कि अनुवांशिक लक्षण को हम चाहते हैं कि पैतृक से संतान में जाए, ठीक है ना? पैतृक से संतान में जाए तो कौन-कौन सी आवश्यक परिस्थितियाँ हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे बच्चों अगर हम बात करेंगे, कोई पर्सन है और उसकी हाइट के लिए क्या-क्या ज़रूरी है, ठीक है ना? कोई पर्सन और हम चाहते हैं उसकी हाइट में क्या हो, ग्रोथ हो, तो उसके लिए क्या-क्या ज़रूरी है? तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों ज़रूरी होता है जीन की। किसकी ज़रूरत होती है? जीन की। जीन का होना ज़रूरी है। जैसे बच्चों हम समझाने के लिए हमने एक सेल लिया, ये सेल है, ठीक है ना? और सेल में एक हमने क्रोमोसोम बनाया है और क्रोमोसोम पे एक जीन, ये जो छोटा वाला जो बॉक्स हम बनाए हैं, जीन को हम डिनोट करने के लिए बनाया है, ऐसा ये समझाने के लिए है, ठीक है ना? ये जीन है और जीन है तो क्या बनेगा, जीन एक तरह से डीएनए ही होता है, एक क्रोमोसोम का भाग है। जीन है तो इससे क्या बनेगा, आरएनए, हम जानते हैं डीएनए से आरएनए, आरएनए बनेगा, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन, और ये प्रोटीन क्या करेगा, जो सबस्ट्रेट होते हैं उससे क्या बनाएगा, प्रोडक्ट, और यही प्रोडक्ट आगे चलकर क्या हो जाएगा, लंबाई बन जाएगा, ठीक है ना? यानी कि ये प्रोडक्ट ही क्या हो जाता है, लंबाई को बढ़ाता है। हम पर्सन की हाइट की बात कर रहे थे,
इसलिए यहाँ पे हम लोग जो जीन लिए हैं हाइट वाला जीन लिए हैं, ठीक है ना। यहाँ से आरएनए होगा, आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन का जब सिंथेसिस हो जाएगा तो ये क्या करेगा, प्रोटीन सबस्ट्रेट को उत्पाद में बदलाएगा और यही उत्पाद आगे चलकर लंबाई, ठीक है ना। तो ये जो लंबाई है एक तरह से क्या है, ये कैरेक्टर है। कैरेक्टर का मतलब लक्षण, ये कैरेक्टर है। चूंकि यह कैरेक्टर जीन की वजह से आया है इसलिए हम इसको बोलेंगे जेनेटिक कैरेक्टर, यानी कि अनुवांशिक लक्षण। क्या बोलेंगे, अनुवांशिक लक्षण। जैसे हमारे शरीर में ये अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं इसकी मैं बात कर लेता हूँ। जैसे हमारे शरीर की अगर बात करेंगे तो हमारे शरीर की बहुत सारी फीचर हैं। जैसे हमारे शरीर की हाइट की अगर हम बात करेंगे, ये जो शरीर की हाइट है, ठीक है ना, यह एक स्पेशल जीन की वजह से है, ठीक है ना। और जो जीन की वजह से इसलिए शरीर की जो हाइट है उसको हम लोग बोलेंगे जेनेटिक कैरेक्टर। ये जो हाइट है एक कैरेक्टर है, ठीक ना। हर एक चीज के लिए हमारे स्किन का कलर है इसके लिए भी जीन है, हमारे आंखों का कलर है इसके लिए भी जीन है। हर एक चीज के लिए क्या है, हमारे शरीर के अंदर जीन है। और जीन से जो कैरेक्टर बनते हैं, जीन से जो कैरेक्टर बनते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कैरेक्टर या फिर अनुवांशिक कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला अगर हम चाहते हैं कि पर्सन की हाइट बढ़े तो जीन का होना जरूरी है। दूसरी बात है जीन की अभिव्यक्ति, यानी कि जीन का एक्सप्रेस होना भी जरूरी है। अगर मान लो जीन तो है, जीन है, ठीक है ना, लेकिन ये कैरेक्टर नहीं आ रहा है तो रीजन क्या है, यहाँ पे आरएनए नहीं बना होगा, प्रोटीन नहीं बना होगा। और आरएनए और प्रोटीन न बनने का रीजन ये है, यह जीन एक्सप्रेस नहीं हो रही है। और ये जीन एक्सप्रेस नहीं होगी तो ये बनेगा नहीं और जो कैरेक्टर है लंबाई का वो आएगा नहीं, ठीक है ना। अगर हम चाहते हैं कि पैतृक से संतान में हाइट वाला कैरेक्टर जाए तो ये हाइट वाला जीन का होना जरूरी है। और इस जीन के होने से नहीं, इस जीन का एक्सप्रेस होना भी जरूरी है। हम देखते हैं कि कुछ स्पेशल जीन में, ठीक है ना, कुछ स्पेशल जीन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना होता है, एक अलग से फैक्टर काम में लाया जाता है। जैसे यहाँ पे लंबाई का ये जीन है और इसको एक्सप्रेस होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन को प्रयोग में लाते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, इस जीन को अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। अगर ये ग्रोथ हार्मोन ना होता तो ये जीन एक्सप्रेस नहीं होती, और ये जब एक्सप्रेस नहीं होती तो ये लंबाई वाला जो कैरेक्टर है, जो लक्षण है, ये नहीं बनता है। कहने का मतलब जब ये कैरेक्टर ही नहीं बनेगा तो जो पैतृक है, पैतृक से ये संतान में कैरेक्टर नहीं जाएगा। तो चाहे जितना ही बॉर्नवीटा पिला लो, कम्प्लान पिला लो, बच्चे की हाइट बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि अगर सिर्फ जीन का होना ही सब कुछ नहीं है, जीन का होना सब कुछ नहीं है, ठीक है ना, उसको एक्सप्रेस होना पड़ेगा। और एक्सप्रेस होने के लिए हम अलग से कुछ फैक्टर, कुछ स्पेशल जीन के लिए अलग से फैक्टर भी लगाना पड़ता है। तो उसको एक्सप्रेस कराने के लिए यहाँ पे हमको क्या होना चाहिए, अगर हाइट वाली है जीन तो उसके लिए हमें वृद्धि हार्मोन की जरूरत पड़ती है। तो जीन का होना सब कुछ नहीं है, उसका एक्सप्रेस होना जरूरी है, और एक्सप्रेस होने के लिए उपयुक्त वातावरण का होना भी जरूरी है। तो थर्ड जो जरूरी होती है, ठीक है ना, जो अनुवांशिक लक्षण के विकास के लिए जो थर्ड आवश्यक परिस्थिति है वो क्या है, जीन एक्सप्रेशन के लिए उपयुक्त वातावरण। जैसे अगर यहाँ पे ये जीन तो है, ठीक है ना, जीन है, लेकिन अगर ये एक्सप्रेस नहीं होता तो ये जो कैरेक्टर है लंबाई वाला ये कभी नहीं आता। तो जो संतान जो जन्म लेगा, ठीक है ना, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी चाहे जितना ही बॉर्नवीटा पिला लो, ठीक है ना। तो वही चीज है। तो अनुवांशिक लक्षण यानी कि जो जीनेटिक कैरेक्टर है, जीनेटिक कैरेक्टर कैसे आते हैं, जीन से आते हैं, ठीक है ना। जीन से जो कैरेक्टर आते हैं, जैसे हमारी हाइट है, हाइट की भी जीन होती है, हमारे जो स्किन का कलर है उसका भी जीन होता है। तो ये जो कलर है, हाइट है, ये जीन से आए हैं। तो जीन से आए हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं जेनेटिक कैरेक्टर। तो जेनेटिक कैरेक्टर लाने के लिए क्या-क्या जरूरी है, जीन की उपस्थिति होना जरूरी है, जीन होना चाहिए। जीन होगा तभी तो कैरेक्टर बनेगा, जीन नहीं होगा तो कैरेक्टर नहीं बनेगा। सिर्फ जीन का होना सब कुछ नहीं है, उसको एक्सप्रेस भी होना पड़ेगा। एक्सप्रेस का मतलब अभिव्यक्त भी होना, कहने का मतलब आरएनए बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, प्रोटीन बनाना पड़ेगा। और प्रोटीन क्या करेगा, सबस्ट्रेट को किसमें चेंज कर देगा, प्रोडक्ट में। और यही प्रोडक्ट आगे चलकर लंबाई में बदल जाएगा, जिसका जीन होगा वही बनेगा, ठीक है ना। अगर लंबाई का जीन है तो लंबाई बनेगा, अगर कलर का जीन है तो कलर बनेगा, ठीक है ना। तो वही चीज है, हम यहाँ पे हाइट को लेकर समझा रहे हैं। और सिर्फ जीन की अभिव्यक्ति से काम नहीं चलेगा, जीन को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ स्पेशल जीन में हमें क्या करना पड़ता है, उपयुक्त वातावरण की जरूरत पड़ती है। जैसे बच्चों अगर हम एक क्वेश्चन करें आपसे, ठीक है ना, एक क्वेश्चन हम करते हैं हाइट वाली। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि
जैसे जैसे हाइट बढ़ती है 18, 19, 20 तक, 18 वर्ष तक, 19 वर्ष तक, 20 वर्ष तक हम सबकी हाइट क्या होती है? बढ़ती जाती है। लेकिन यह हाइट बुढ़ापे तक क्यों नहीं बढ़ती है? हाइट भाई जीन है, हाइट का अगर जीन हमारे अंदर है तो बुढ़ापे तक बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारी हाइट क्या होती है? 18, 19, 20, 18, 19, 20 वर्ष तक क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन इसके बाद ये बढ़ना रुक जाती है। क्या इसका मतलब हमारे अंदर जो लंबाई वाला जो जीन था, ये हाइट वाला जो जीन था वो खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है? नहीं बच्चों, ये हाइट वाला जीन है, ये बुढ़ापे तक रहता है, जीवन पर्यंत तक रहता है। लेकिन बात ये होती है, यह जो जीन है, ठीक है ना, समय के साथ-साथ ये तो है, ये तो कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है ना? जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, ये वृद्धि हार्मोन क्या हो जाता है? वृद्धि हार्मोन का बनना बंद हो जाता है और वृद्धि हार्मोन का बनना बंद हो जाता है, तो लंबाई का जीन होते हुए भी, ठीक ना, लंबाई का जीन होते हुए भी वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। क्योंकि ये जो इसको एक्सप्रेस करने के लिए किसकी ज़रूरत है? वृद्धि हार्मोन की। ये वृद्धि हार्मोन होगा तो एक्सप्रेस होगा, अगर वृद्धि हार्मोन नहीं होगा तो एक्सप्रेस नहीं होगा। और अगर ये एक्सप्रेस नहीं होगा तो आरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, मतलब ये सब कुछ नहीं होगा। यानी कि जो लंबाई वाला कैरेक्टर है वो शो नहीं होगा। यही वजह है कि 18, 19, 20 वर्ष तक तो हमारी उम्र, मतलब हमारी हाइट तो बढ़ती है, लेकिन कुछ समय बाद ये क्या हो जाती है? हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। अगर ऐसा होता कि हाइट की जीन होने से ही सिर्फ हमारी हाइट बढ़ रही है, तब तो हम बुढ़ापे तक क्या होते? बढ़ते जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ जीन का होना, अगेन सिर्फ जीन का होना सब कुछ नहीं है। जीन को एक्सप्रेस भी होना पड़ता है और एक्सप्रेस होने के लिए उसको कुछ अलग से उपयुक्त वातावरण की भी ज़रूरत पड़ती है। एक और एग्ज़ाम्पल बच्चों, जैसे अगर हम बात करेंगे इंसुलिन की, अगर आपसे हम पूछें कि बताइए इंसुलिन हमारे शरीर के किस सेल में पाया जाता है? इंसुलिन हमारे शरीर के किस सेल में पाया जाता है? तो आपका आंसर आएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, कि जो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, कहाँ होता है? पैनक्रियाज के बीटा सेल में। पैनक्रियाज के बीटा सेल में। तो बच्चों का आंसर तुरंत जाता है पैनक्रियाज के बीटा सेल में, ठीक है? वहाँ पे उसका फॉर्मेशन होता है। हमारा जो आंसर है, हमारा जो क्वेश्चन था कि इंसुलिन का जो जीन है कहाँ पाया जाता है? तो बच्चों इसका आंसर है हमारे शरीर के जितने भी सेल हैं, ठीक है ना? चाहे कहीं का, चाहे स्किन का सेल हो, चाहे आँख का सेल हो, चाहे कान का सेल हो, चाहे शरीर का कोई भी सेल हो, हर एक सेल में इंसुलिन का जीन पाया जाता है। लेकिन बनता सिर्फ़ कहाँ है? ये बनता सिर्फ़ पैनक्रियाज के बीटा सेल में है, क्योंकि अगर जीन है तो उसको एक्सप्रेस होने के लिए फैक्टर चाहिए, उपयुक्त वातावरण चाहिए। इंसुलिन तो स्किन में भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर इंसुलिन का जो फॉर्मेशन होगा नहीं हो पाता है। रीज़न यही है कि स्किन के सेल में जो इंसुलिन है, इंसुलिन का जो जीन है, उसको एक्सप्रेस होने के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं है। लेकिन जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज का जो बीटा सेल है, वहाँ पे उसके फॉर्मेशन के लिए उपयुक्त वातावरण होता है, तो वहाँ पे बन जाता है इंसुलिन, लेकिन शरीर के पूरे सेल में नहीं बन पाता है। तो आगे अगर कोई क्वेश्चन करेगा कि बताओ इंसुलिन का जीन कहाँ पाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा शरीर के सभी सेल में इंसुलिन का जीन पाया जाता है, लेकिन बनता सिर्फ़ वहीं पर है जहाँ पे वह एक्सप्रेस होता है। एक्सप्रेस होने के लिए उपयुक्त वातावरण चाहिए, जो कि पैनक्रियाज के बीटा सेल में ही वह वातावरण पाया जाता है। अन्यथा वो स्किन के सेल में भी इंसुलिन पाया जाता है, इंसुलिन का जीन पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे वो फॉर्मेशन नहीं हो पाता उसका, वहाँ पे वह जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके लिए उपयुक्त वातावरण नहीं मिल पाता है। जैसे बच्चों हम अगर अन्य एग्ज़ाम्पल की बात करेंगे, तो हम सभी मानव में, ठीक है ना, इंटेलिजेंसी की यानी कि बुद्धि की 25 जीन होती हैं, 25 जीन, ठीक है ना? 25 जीन की अगर बात करेंगे, तो ये पच्चीसों जीन, जो ये 25 के 25 जीन है हमारे बुद्धि की, ठीक है ना? अगर ये एक्टिव हो जाए तो बहुत ठीक है। एक्टिव होने का मतलब एक्सप्रेस। अब ये एक्सप्रेस हो जाएँगी तो हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि का विकास अच्छे से होगा। ये एक्सप्रेस कैसे होंगी? तो इनके लिए हमें क्या करना होगा? इनके लिए उपयुक्त वातावरण की ज़रूरत होगी। अगर जो 25 जीन है इंटेलिजेंसी की, अगर इनको उपयुक्त वातावरण मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएँगी? एक्सप्रेस होंगी और बुद्धि का विकास होगा। और इनको एक्सप्रेस कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना-लिखना पड़ेगा। अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो हमारा जो 25 जीन है इंटेलिजेंसी की, उनका क्या होगा? एक्सप्रेस होंगी अच्छे से, और जब एक्सप्रेस होंगी, तो वही बुद्धि का विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा।
इसके आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ये जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, जैसे जॉन मेंडल हैं, थिग्नम मॉर्गन है। हिस्ट्री पढ़ेंगे जेनेटिक्स का, और उसके बारे में आगे क्या-क्या होता है वो सब पढ़ेंगे। तो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं जो जेनेटिक्स है, आनुवंशिकी में अनुसंधान का इतिहास। कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, ठीक है? उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनका क्या योगदान है जेनेटिक्स में, वो हम लोग जानेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको हम कहते हैं आनुवंशिकी के जनक। ये क्या है? आनुवंशिकी के पिताजी हैं। आनुवंशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स। आप पढ़े होंगे कि इन्होंने पी पर, यानी कि जो मटर होता है, मटर, कौन सा मटर? पायसम सैटिवम, ठीक है ना? उस पर इन्होंने क्या किया था? अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। जो सेकेंड इम्पोर्टेंट है वैज्ञानिक, उनका नाम है डब्ल्यू बैटसन। डब्ल्यू बैटसन, इनको कहा जाता है आधुनिक आनुवंशिकी के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक, ये फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने आधुनिक जेनेटिक्स में, मॉडर्न जेनेटिक्स में, ठीक है ना, कुछ टर्म दिए जो कि इम्पोर्टेंट है। कौन-कौन से टर्म दिए इन्होंने? इन्होंने कौन-कौन से टर्म प्रपोज किए? तो पहला टर्म है जेनेटिक्स। ये जो जेनेटिक्स शब्द है, ठीक है ना, इनका प्रपोज किसने किया था? बैटसन ने। अलील, अलील जो टर्म है, इनको भी प्रपोज करने वाले बैटसन है। समयुग्मजी, इसको होमोजाइगस भी बोलते हैं। टर्म देने वाले जो वैज्ञानिक है बैटसन। विषम युग्मजी टर्म देने वाले जो वैज्ञानिक है बैटसन। ये सभी क्या होते हैं? अनुवांशिकी अलील, सम युग्मजी, विषम युग्मजी, ये सभी टर्मोलॉजी है और इनको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्या-क्या होते हैं, और ये जो टर्म देने वाले वैज्ञानिक हैं, नाम है उनका डब्ल्यू बैटसन, इसलिए इनको हम कहते हैं आधुनिक अनुवांशिकी के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक। फिर आगे जो वैज्ञानिक आएंगे, नाम है उनका टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन, इनको हम बोलते हैं प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है ना? इनका, इन्होंने भी कुछ, इन्होंने किस पे कार्य किया था? ड्रोसोफिला पर, ठीक है ना? ड्रोसोफिला को हम लोग बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। ये जो फल होते हैं, ये फल वाली मक्खी है, इसलिए हम इस, इन्होंने जो प्रयोग किए थे ड्रोसोफिला पर, इन्होंने ड्रोसोफिला पर क्यों प्रयोग किए थे? आखिर क्या वजह थी कि इन्होंने ड्रोसोफिला पर अपना प्रयोग किए? इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इन्होंने भी कुछ टर्म प्रस्तावित किए, प्रपोज किए। सहलग्नता, लिंकेज, ठीक है ना? ये लिंकेज क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? लिंकेज क्या होता है? लिंकेज एक इम्पोर्टेंट टर्म है, और ये पूछा जाता है, एग्जामिनर भी पूछ सकता है, आपके पेपर में भी 1-2 नंबर के इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे, 100% गारंटी है। बहुविकल्पी प्रश्न। ये जो लिंकेज शब्द है, किसने दिया था? तो हमको याद होना चाहिए, टी.एच. मॉर्गन ने। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिंग संलग्नता, सेक्स लिंकेज, ठीक है ना? ये जो टर्म दिया, किसने दिया? तो सेक्स लिंकेज वाला टर्म भी किसने दिया? टी.एच. मॉर्गन ने। जीन विनिमय, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोला जाता है? क्रॉस ओवर। जीन विनिमय को क्या बोला जाता है? क्रॉस ओवर। ये जो क्रॉस ओवर टर्म दिया, किसने दिया? टी.एच. मॉर्गन ने। और एक हम लोग पढ़ते हैं क्रिस क्रॉस वंशागति। क्रिस क्रॉस जो वंशागति है, इनहेरिटेंस है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कैरेक्टर का अपोजिट सेक्स पर जाना। कैरेक्टर का अपोजिट सेक्स पर जाना। जैसे बच्चों, अगर हम समझाने की बात करेंगे, तो जो पिता के कैरेक्टर है पुत्री में जाना, पिता का कैरेक्टर पुत्री में, मेल का फीमेल में, ठीक है ना? और जो माता है, माता के कैरेक्टर, कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, हाइट हो सकता है, स्किन का कलर हो सकता है, बालों का जो स्ट्रेट होना या झुर्रीदार होना, वो सभी कैरेक्टर ही आते हैं, ठीक है ना? तो जो कैरेक्टर होते हैं, ठीक है ना, कैरेक्टर का अपोजिट सेक्स में जाना, ये जो वंशागति है, उसी को बोलते हैं क्रिस क्रॉस वंशागति। फिर टी.एच. मॉर्गन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया। क्या बताया? कि जो जीन्स होते हैं, गुणसूत्र पर, यानी कि क्रोमोसोम पर रेखीय रूप से व्यवस्थित रहते हैं। जैसे यहाँ पे समझाने के लिए हमने क्रोमोसोम एक बनाया है,
और यहाँ पे ये ए क्या है, जीन है, बी भी क्या है, जीन है, ठीक है ना, और सी भी क्या है, जीन है, डी भी जीन है, ई और एफ। तो हम क्या देख रहे हैं, हम यही देख रहे हैं कि ये जो जीन है क्रोमोसोम पर रेखीय रूप से क्या है, व्यवस्थित है। तो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो जीन होते हैं क्रोमोसोम पर रेखीय रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। फिर आगे एक और वैज्ञानिक है ए गैरोड, ठीक है ना। ए गैरोड ने क्या बताया, मानव अनुवांशिकी एवं जैव रासायनिक अनुवांशिकी के जनक कहते हैं इनको। मानव अनुवांशिकी, ह्यूमन जीनेटिक्स और बायोकेमिकल जीनेटिक्स के जनक किसको कहा जाता है, तो ए गैरोड को। इन्होंने बताया मानव में पहले अनुवांशिक उपापचयी रोग, मेटाबॉलिक जीनेटिक्स डिसऑर्डर, अनुवांशिक उपापचयी रोग को बोलते हैं मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक का मतलब उपापचयी, मेटाबॉलिक जीनेटिक्स डिजीज या डिसऑर्डर बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या इन्होंने खोज किया, इन्होंने मानव में पहले अनुवांशिक उपापचयी रोग यानी कि मेटाबॉलिक जीनेटिक्स डिसऑर्डर की खोज की। नाम क्या है उसका, उस रोग का नाम क्या है, सबसे पहले इन्होंने एल्कैप्टोन्यूरिया की खोज की। एल्कैप्टोन्यूरिया क्या होता है, ह्यूमन में ब्लैक यूरिन डिजीज होता है, जो यूरिन का कलर हो जाता है, कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एल्कैप्टोन्यूरिया। यह एक एंजाइम की कमी से होता है। इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है, नाम है उनका ए गैरोड। ये क्या थे, महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे जिनके बारे में जानना जरूरी है। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रेगर जॉन मेंडल है, डब्ल्यू बैटसन है और टी.एच. मॉर्गन है। ये हमको ये याद आना चाहिए, हमसे पूछा जा सकता है कि लिंकेज टर्म किसने दिया है, लिंकेज या संलग्नता हमको पता होना चाहिए, किसने दिया था, टी.एच. मॉर्गन ने। लिंग संलग्नता टी.एच. मॉर्गन ने। फिर पूछ सकता है कि ये जो विषम युग्मजी है, अलील है, समयुग्मी है, अनुवांशिकी, जीनेटिक्स जो टर्म है सबसे पहले किसने दिया था, डब्ल्यू बैटसन ने। किसने दिया था, डब्ल्यू बैटसन ने अनुवांशिकी शब्द दिया, अलील दिया, समयुग्मजी दिया, विषम युग्मजी दिया। फिर टी.एच. मॉर्गन ने क्या दिया, लिंकेज, लिंग संलग्नता, क्रॉस ओवर जिसको जिन बिन में बोलते हैं, क्रिस क्रॉस वंशागति। तो ये क्वेश्चन बनते हैं एक एक नंबर के और इम्पोर्टेंट है। और ये ए गैरोड ने क्या बताया, एल्कैप्टोन्यूरिया, जिसमें क्या हो जाता है, मानव का जो यूरिन होता है ब्लैक हो जाता है, ठीक है ना। ये एक रोग है एल्कैप्टोन्यूरिया, एंजाइम की कमी से होता है। आपका काम है एंजाइम का नाम बताना, कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, इस एंजाइम का नाम बताइएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी, जो हम जीनेटिक्स में टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, अलील क्या होता है, विषमयुग्मी क्या होता है, समयुग्मी क्या होता है, ऐसे जो भी टर्मिनोलॉजी आएंगे इंपॉर्टेंट, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। यह वीडियो बहुत मेहनत से बनाई गई है, तो हमारा मेहनत विफल ना जाए, इसलिए इस वीडियो को क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।